Hello viewers, welcome to you all in my YouTube channel धर्मा एजुकेशन। आज से हम शुरू कर रहे हैं रिएक्शन इंजीनियरिंग। इस लेक्चर के अंदर हम रिएक्शन इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, जिसमें हम रिएक्शन इंजीनियरिंग क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर का डिफरेंस पढ़ेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग? Chemical reaction engineering is the field that studies the rates and mechanism of chemical reactions and the design of the reactor in which they takes place। यानी केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच होती है या एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट क्या है, यानी कि वो कितनी फास्ट हो रही है या कितना स्लो वो हो रही है, उसके रेट के बारे में स्टडी करते हैं, उसके मैकेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, यानी कि उसमें कितने नंबर ऑफ़ मोल्स यूज़ किए गए हैं, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसमें कौन सा कैटलिस्ट क्या एक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और स्टडी करते हैं उस रिएक्टर के डिज़ाइन के बारे में जिसके अंदर वो रिएक्शन हमारी हो रही है। ओके, आई होप आपको केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग क्या होती है समझ में आ गया होगा। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शंस जो है पहले वो जान लेते हैं। केमिकल रिएक्शन हमारी क्या होती है? केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें कि हमारे एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस या एक या फिर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, अपनी आइडेंटिटीज़ को लूज़ करते हैं और एक डिफरेंट सब्सटेंस या डिफरेंट प्रोडक्ट बना देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। यानी कि उनकी जो आइडेंटिटी होती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं और एक डिफरेंट सब्सटेंस को फॉर्म कर लेते हैं। नाउ केमिकल रिएक्शन का क्लासिफिकेशन। केमिकल रिएक्शन को क्लासीफाई किया गया है 7 तरह से। ठीक है, 7 तरह से हमने क्या किया, केमिकल रिएक्शन को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ फेस, कैटलिस्ट, मॉलिक्यूलरिटी, हीट इफेक्ट, ऑर्डर, डायरेक्शन, स्टेप्स। एक बार और सुन लीजिए, हमने केमिकल रिएक्शन को 7 तरह से क्लासीफाई किया गया है: फेस, कैटलिस्ट, मॉलिक्यूलरिटी, हीट इफेक्ट, ऑर्डर, डायरेक्शन और स्टेप के बेसिस पे। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि हमने फेजेस के बेसिस पे कैसे केमिकल रिएक्शन को क्लासीफाई किया। तो फेजेस के बेसिस पे अकॉर्डिंग टू फेज केमिकल रिएक्शन इज क्लासीफाइड इनटू 2 पार्ट्स। फेजेस के बेसिस पे हमने केमिकल रिएक्शन को 2 तरह से क्लासीफाई किया है। एक होता है हमारा होमोजीनियस रिएक्शन और एक होती है हमारी हेट्रोजीनियस रिएक्शन। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब हम बात करते हैं कि होमोजीनियस रिएक्शन क्या होती है। होमोजीनियस रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर हमारा जो रिएक्टेंट्स है, हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या होगा, हमारे सेम फेस में होगा। यानी कि अगर रिएक्टेंट हमारा सॉलिड में है तो हमारा प्रोडक्ट भी सॉलिड में होना चाहिए, लिक्विड में है तो प्रोडक्ट भी लिक्विड में होना चाहिए, गैसियस फॉर्म में है तो गैसियस फॉर्म में प्रोडक्ट भी आना चाहिए। यानी कि हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होगा वो सेम फेजेस में होगा। It is the chemical reaction in which the reactant and product are in same phase. For an example, 2HI, it gives H2 plus I2। यहाँ पे जो हमारा HI है वो क्या है, गैसियस में है, हमारा H2 गैसियस में है और जो I2 है वो भी हमारा गैसियस में, यानी रिएक्टेंट गैसियस में और प्रोडक्ट भी गैसियस में ही है। 2H2 plus O2, it gives 2H2O। यहाँ पे भी हमारा जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो दोनों ही क्या है, सेम फेजेस में है, गैसियस में है। नाउ नेक्स्ट है हेट्रोजीनियस रिएक्शन। हेट्रोजीनियस रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो फेज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ओके, जहाँ पे फेजेस डिफरेंट हो वो क्या होता है, हमारा हेट्रोजीनियस रिएक्शन होता है। दीज आर द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर इन 2 or more phases। For example, Mg plus HCl, it gives us MgCl2 plus H2। लेकिन यहाँ पे जो Mg है वो सॉलिड में है और हमारा जो HCl है वो एक्वस फॉर्म में है।
और हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें MgCl2 एक्वस में है और हमारा जो H2 है वो गैसियस में है। तो यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट का फेज भी डिफरेंट है, सॉलिड और एक्वस, और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसका फेज भी डिफरेंट है, एक्वस और गैसियस। नाउ नेक्स्ट है CaCO3 जो कि हमारा सॉलिड में प्रेजेंट है, जो कि हमारा CO2 प्लस CaO बन रहा है, हमारा CO2 गैसियस में है और जो हमारा CaO है वो सॉलिड में है। तो यहाँ पे जो फेजेस में क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हेक्टोजीनियस रिएक्शन हो जाएगा। सेकेंड, हमने ऑन द बेसिस ऑफ कैटलिस्ट के बेसिस पे हमारा दो तरह से रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो होते हैं क्लासीफाइड होते हैं। एक होता है कैटालिटिक रिएक्शन और दूसरा होता है नॉन कैटालिटिक रिएक्शन। कैटालिटिक रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो कि हमारी इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जहाँ पे रिएक्शन हो, वो रिएक्शन जो कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हो रही हैं वो क्या है, कैटालिटिक रिएक्शन। जो रिएक्शंस हमारी कैटलिस्ट के एब्सेंस में हो रही हैं, जहाँ पे हम कैटलिस्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो हमारी नॉन कैटालिटिक रिएक्शंस। ओके, इट इज़ कैटालिटिक क्या होगी, इट इन्वॉल्व्स अ कैटलिस्ट इन द प्रोग्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल C2H4 प्लस H2 इट गिव्स अस C2H6 और हमने यहाँ पे निकल एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। CO प्लस 3H2 इट गिव्स CH4 प्लस H2, यहाँ पे हमने CO एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट है नॉन कैटालिटिक रिएक्शन। इट डज नॉट इन्वॉल्व अ कैटलिस्ट इन द प्रोग्रेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हम किसी कैटलिस्ट का यूज़ नहीं कर रहे हैं रिएक्शन को करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल H2 प्लस Br2 इट गिव्स 2HBr। यहाँ पे कोई हमने कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया हुआ है, यानी ये जो रिएक्शन हमारी एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कैटालिटिक। CaCO3 इट गिव्स CaO प्लस CO2 इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, सो इट इज़ कॉल्ड नॉन कैटालिटिक रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी के बेसिस पे हमने जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो तीन तरह से क्लासीफाइड किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। मॉलिक्यूलैरिटी होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस जो कि हमारे एक साथ क्या होता है, कोलाइड होते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। उसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा देखिए एक मॉलिक्यूल है जो कि हमारा कोलाइड हो रहा है, ठीक है। एक मॉलिक्यूल है जो कि कोलाइड हो रहे हैं, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कोलाइड हो रहे हैं। तो यानी कि मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयंस जो कि एक साथ कोलाइड होते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी कहते हैं। सो मॉलिक्यूलैरिटी के बेसिस पे तीन तरह की रिएक्शंस होती हैं। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है, ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है, जहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मॉलिक्यूल, एक एटम या एक आयन प्रेजेंट हो प्रोडक्ट बनाने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल NH4 NO2 इट गिव्स N2 प्लस 2H2। यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट कितना यूज़ किया गया, सिर्फ एक, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा यूनिमॉलिक्यूलर हो जाएगा। जहाँ पे एक रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है वो यूनिमॉलिक्यूलर। PCl5 इट गिव्स PCl3 प्लस Cl2, यानी एक रिएक्टेंट यहाँ पे यूज़ हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिमॉलिक्यूलर। नेक्स्ट है बायोमॉलिक्यूलर, जहाँ पे दो रिएक्टेंट्स यूज़ हुए हैं, दो एटम्स यूज़ हुए हैं, दो आयंस यूज़ हुए हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूलर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2HI, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स जो हैं HI के वो हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, H2 प्लस I2। NO प्लस O3 इट गिव्स NO2 प्लस O2। तो ये हमारा क्या हो गया, बाईमॉलिक्यूलर हो गया, जहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फिर आयंस यूज़ किए गए हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए। तीसरा होता है ट्राइमॉलिक्यूलर, जहाँ पे कि हम तीन मॉलिक्यूल, एटम, रिएक्टेंट, आयंस का यूज़ करते हैं, where we use 3 molecule, atom or ions in the reaction to form product. Okay, for example 2CO2 plus O2 it gives 2CO3। यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल्स हमारे यूज़ किए गए, दो मॉलिक्यूल्स हमारे SO2 के और एक मॉलिक्यूल O2 का, जो कि 2SO3 बना रहा है। 2CO plus O2 it gives 2CO2।
यहाँ पे भी क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स हमारे यूज़ किए जा रहे हैं, तो इसकी ये क्या हो जाएगा हमारा ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों में से ज़्यादा इफेक्टिव रिएक्शन कौन सी होती है। तो अगर हम बात करें ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन की, तो बच्चों क्या होता है कि हमारा जो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, मैंने क्या कहा आपको, जहाँ पे कि 3 मॉलिक्यूल्स या 3 मोल्स या 3 एटम्स या 3 आयंस हमारे साइमल्टेनियसली कोलाइड हो जाएं और हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि हमारा एक साथ 3 मॉलिक्यूल्स, 3 रिएक्टेंट्स जो होते हैं ना, वो एक साथ कोलाइड बहुत रेयर केसेस में होते हैं, इसलिए हमारा जो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है वो बहुत कम होता है। ज़्यादातर हमारी यूनिमॉलिक्यूलर और बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि हीट इफेक्ट के बेसिस पे अगर हम बात करें तो हमारी 2 तरह से केमिकल रिएक्शन डिवाइडेड होती हैं। एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो कि जहाँ पे हमें रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, यानी कि जहाँ पे हम हीट यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें हीट चाहिए होती है वो एंडोथर्मिक। जहाँ से हीट लिबरेट हो रही होती है, यानी कि जब हीट लिबरेट हो रिएक्शन को कराने के लिए, रिएक्शन हो रही है और वहाँ से हमारी हीट निकल रही है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन दोज केमिकल रिएक्शन विच ऑब्जर्व एनर्जी टू प्रोसीड रिएक्शन कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होना, वहाँ पे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। N2 + O2, यहाँ पे हमें हीट चाहिए प्लस हीट इसे दी जा रही है और तब ये क्या बना रहा है, 2NO बना रहा है, यानी कि यहाँ पे हीट चाहिए हो रही है, तो क्या हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। CaCO3, यहाँ पे हीट चाहिए है, तब ये CO2 + CaO में टूटेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे हीट ऑब्जर्व करी जा रही है CO3 के थ्रू। नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की अगर हम बात करें, दोज केमिकल रिएक्शन विच रिलीज एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, हीट रिलीज़ करते हैं, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे C + O2, ये CO2 बन के क्या कर रहा है, हीट रिलीज़ कर रहा है। CaO + H2O, इट गिव्स CaOH, जो कि हीट रिलीज़ कर रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी, जहाँ पे हमें हीट चाहिए होगी। जब हम खाना बनाते हैं तो विदाउट हीट हम खाना नहीं पका सकते, उसे पका नहीं सकते हैं, तो हमें क्या चाहिए होगी, वहाँ पे हीट देनी पड़ेगी, तो वो क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। और जब हम उसे खाएंगे तो गरम गरम तो नहीं खा लेंगे ना, उसे हमें ठंडा करना पड़ेगा, तो वो जब उसे ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम उसे लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, हमारा जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन की पार होती हैं उनका सम जो होता है वो ऑर्डर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि मेरे पास जो है A + B 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ये क्या कर रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे मैं मान लूँ कि इसका जो नंबर ऑफ़ मोल्स है वो A है, या मैं मान लूँ A है, चलेंगे, और इसका जो नंबर ऑफ़ मोल्स है वो B है, ठीक है। अब मैंने इसका रेट निकाला, तो मेरे पास रेट क्या आएगा, मैं रेट लिखूँगी R इज़ प्रपोर्शनल टू A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन योगी, और इसका पार क्या लग जाएगा, जो इसके मोल्स हैं, आगे से जो मोल्स दिए हुए हैं ये, यानी A की पार A स्मॉल a और B की पार स्मॉल b, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेट ऑफ दिस इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, इस रिएक्शन का ये रेट है। अब बात करें ऑर्डर की, तो ऑर्डर क्या होता है, ये जो कंसंट्रेशन है ना, हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है, इनकी पार जो होती है, यानी A + B को करके जो हमारे पास आएगा, ये हमारी क्या हो जाएंगी, ऑर्डर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑर्डर होता है ना, ये हम ऐसे थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते, यानी A और B, यानी यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि ये रिएक्शन का ऑर्डर जो होगा वो 5 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इट इज़ द सम ऑफ पार ऑफ कंसंट्रेशन टर्म, पार ऑफ कंसंट्रेशन टर्म का सम होता है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड रेट होता है, यानी कि
ये क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होती हैं। एक्सपेरिमेंटली जब हम रेट इक्वेशन इसकी बनाते हैं तब हमारे पास जो कंसंट्रेशन की पावर आती है उसका सम जो होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। और इसके बेसिस पे ये डिवाइड होती हैं 5 तरह से की है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, मिक्स्ड ऑर्डर या फिर हम इसे हायर ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे कि हमारा जो रेट होगा वो कांस्टेंट होगा। यानी कि अगर मैं कहूँ R इज इक्वल्स टू, मेरे पास A की पार कंसनट्रेशन क्या हो जाएगा, मेरे यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। जहाँ पे इसका जो ऑर्डर होगा वो ज़ीरो होगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, उसका ज़ीरो ऑर्डर हो जाएगा, उसे हम ज़ीरो ऑर्डर कहेंगे। यानी कि ये इसको हम क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो K आएगा और किसी भी की भी पावर ज़ीरो तो 1 होगा। यानी कि R इज इक्वल्स टू जहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा वो हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। नाउ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, जहाँ पे कि हमारी ऑर्डर की जो पार होगी यानी जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा, यानी कंसंट्रेशन की पार 1, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। ठीक है। नाउ सेकंड ऑर्डर जहाँ पे कंसंट्रेशन की पार 2 होगी, यानी कि यहाँ पे ऑर्डर 2 होगा तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। नाउ अगर हम बात करें थर्ड ऑर्डर की, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे हमारी कंसंट्रेशन की पावर 3 होती है, ऑर्डर 3 होता है, उसे हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं मिक्स्ड ऑर्डर या फिर हायर ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे हमारा फ्रैक्शनल में ऑर्डर आए, यानी कि हमारी कंसंट्रेशन की पार अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं डायरेक्शन के बेसिस पे हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो कैसे क्लासिफाइड है। तो दो तरीके से हमने डायरेक्शन के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई किया हुआ है। एक है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा है इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो कि हमारी बोथ डायरेक्शन में होती हैं। यानी कि अगर हमारे ए से बी बन रहा है, अगर हमें कहीं पे ए से बी बना रहे हैं तो बी से वापस ए बन जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड रिवर्सिबल। यानी कि जो दोनों डायरेक्शन में हो रही है, बोथ डायरेक्शन, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस बन जाए तो वो रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होती हैं, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन जाता है लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट यहाँ पे नहीं बन पाएगा, किसमें, इरिवर्सिबल रिएक्शन में। रिवर्सिबल इट इज़ अ रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिएक्ट टुगेदर टू गिव द रिएक्टेंट्स बैक। ठीक है। जैसे CaCO3 इट गिव्स बैक CaO प्लस CO2, ये हमें क्या बना रहा है, CaCO3 CaO प्लस CO2 बनाएगा और वापस ये CaCO3 बना देगा। ठीक है। N2 प्लस 3H2 इट गिव्स 2NH3 और वापस इससे N2 प्लस 3H2 बन जाएगा। नाउ इरिवर्सिबल रिएक्शन, द रिएक्टेंट कैन चेंज टू द प्रोडक्ट बट द प्रोडक्ट कैन नॉट चेंज बैक टू रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल 2NO प्लस O2 इट गिव्स 2NO2, 2Na प्लस 2H2O इट गिव्स 2NaOH प्लस H2O। नाउ अब हम बात करते हैं स्टेप्स के बेसिस पे। स्टेप्स के बेसिस पे हमारे पास दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जो कि सिर्फ सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। एलिमेंट्री रिएक्शंस आर सिंगल स्टेप रिएक्शन और सिंपल इन नेचर, जैसे C2H5OH प्लस CH3COOH इट गिव्स CH3COO C2H5 प्लस H2O। जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए उसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। जो मल्टी स्टेप में कंप्लीट होगी, यानी कि एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे स्टेप बढ़ते जाएंगे, कहीं जाके हमें तब जो होगा प्रोडक्ट मिलेगा, उसे हम नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है। मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस क्या है, मैंने आपको बताया। मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ़ एटम्स, नंबर ऑफ़ आयंस जो कि हम कोलाइड कर रहे हैं एक साथ प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो हमारी मॉलिक्यूलैरिटी होती है। और ऑर्डर क्या होता है, हमारी जो रेट इक्वेशन होती है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, उसमें जो कंसंट्रेशन की पार का सम होता है वो हमारा ऑर्डर होता है। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया इट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम और आयंस विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द केमिकल रिएक्शन, और इट इज़ द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन द एक्सपेरिमेंट डिटरमाइंड रेट इक्वेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस है, मॉलिक्यूलैरिटी जो होती है ना हमारी, वो हमारी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी। ठीक है। और हमारा जो ऑर्डर होता है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इवन 0 और फ्रैक्शनल वैल्यू भी मॉलिक्यूलर ऑर्डर में आ सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी हमारी 0 और फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती है। थर्ड डिफरेंस है
जो हमारी जो मॉलिक्युलैरिटी होती है वो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है, और ये हमारे रिएक्शन पे डिपेंड करती है कि उसमें हमारे कितने मॉलिक्यूल्स हमारा यूज़ हो रहा है, वो हमारी क्या हो जाती है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने यूज़ हो रहे हैं, वो हमारी मॉलिक्युलैरिटी होती है। तो ये डिपेंड करता है हमारी रिएक्शन के मैकेनिज्म पे। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्डर की, तो ये हमारी एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, इसे हम ऐसे ही थ्योरेटिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ओके, नाउ जो हमारी मॉलिक्युलैरिटी होती है वो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन में एप्लीकेबल होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन में हम मॉलिक्युलैरिटी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की या नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस की, तो वहाँ पे हम मॉलिक्युलैरिटी नहीं निकाल सकते। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हम मॉलिक्युलैरिटी को नहीं निकाल सकते हैं, और ऑर्डर जो होता है उसमें हम एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री, यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन दोनों के ही हम ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलैरिटी हैज़ नो मीनिंग। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलैरिटी का कोई मतलब नहीं होता। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर इज डिटरमाइंड बाय स्लोएस्ट स्टेप। अगर हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो उसके सबसे स्लोएस्ट स्टेप के थ्रू हम निकाल सकते हैं, यानी कि हम ऑर्डर में दोनों ही एलिमेंट्री और नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस दोनों के लिए जो ऑर्डर होता है वो निकाल सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।